हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी लाइफ इन यूरोप में। मैं हूं शशांक और मैं रहता हूं स्विट्जरलैंड में। तो कुछ टाइम पहले हम लोग ग्रीस गए थे, तो मतलब हमने ग्रीस का ट्रिप किया था और उस ट्रैवल सीरीज को आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और उस पर काफ़ी क्वेश्चंस और कमेंट्स भी आ रहे थे कि प्लान के बारे में आप लोगों को जानना था। तो इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ग्रीस ट्रिप का पूरा प्लान, कैसे आप उसको बेस्ट वे से प्लान कर सकते हैं। और साथ ही में हम आपके साथ ये भी शेयर करेंगे कि अकोमोडेशन आपको कहाँ लेना चाहिए, उसके बाद बेस्ट टाइम क्या है विजिट करने का ग्रीस के लिए, और इसी के साथ बाकी कुछ टिप्स और हमारे रिकमेंडेशंस भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ग्रीस एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन है, मतलब वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन बोल सकते हैं, क्योंकि लोग वहाँ पे हनीमून मनाने भी जाते हैं और ऐसे भी ट्रैवल करने जाते हैं। तो पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं वहाँ घूमना, और इंडिया से भी काफ़ी लोग आते हैं। और ग्रीस में काफ़ी सारी हमारी बॉलीवुड की मूवीज़ भी शूट हुई है, इसलिए वजह से वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो इसलिए फिर हम इस वीडियो में उसकी खूबसूरती और वहाँ के खूबसूरत चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम बात करने वाले हैं प्लान के बारे में कि आप कैसे चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। और अगर आपने ग्रीस के बारे में आप ज़्यादा जानते नहीं है तो आप हमारी ट्रैवल सीरीज ज़रूर देखिए, उसमें हमने सब कुछ दिखाया है कि ग्रीस में क्या है कैसा है। ग्रीस का जो हमने प्लान बनाया है वो एक 6 डे प्लान है, और इसमें हम एथेंस में एक दिन बिताने वाले हैं, सेंटोरिनी जो कि सबसे बेस्ट जगह है और वहाँ पे विजिट करना तो मस्ट है। वहाँ पे हम 3 दिन का प्लान कर रहे हैं और 2 दिन मिकोनॉस। तो ये जो प्लान है ये हमारा मतलब डे बाय डे हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट आप अपनी पसंद के हिसाब से फिर उसमें से चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सा दिन रखना है, कौन सा दिन निकालना है। बाकी हम पूरा प्लान और क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पे वो सब शेयर करेंगे। ग्रीस का जो ट्रैवलिंग है वो शुरू होता है ज़्यादातर एथेंस से। तो एथेंस ग्रीस का कैपिटल है और वहाँ पे बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, तो वर्ल्ड के का मतलब सभी मेजर सिटीज़ से वहाँ पे फ्लाइट्स जाती हैं। तो दूसरा इसमें ऑप्शन है कि आप सेंटोरिनी, अगर आपका टारगेट है और आप एथेंस स्किप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो सेंटोरिनी पे भी काफ़ी सारी फ्लाइट्स जाती हैं, बट ऑब्वियसली उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एथेंस में है। वो हमारे प्लान में हम एथेंस से शुरू कर रहे हैं। तो एथेंस में अगर आप लैंड करेंगे तो एथेंस एयरपोर्ट पे वहाँ पे फ्री वाईफाई है, वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अपना मोबाइल और उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सर्च वगैरह कर सकते हैं। और पहली चीज़ जो आपको वहाँ पे करनी है वो है आपका सिम कार्ड। तो अगर आप इंडिया से वगैरह आ रहे हैं तो आप पहले से भी प्लान ले सकते हैं, कोई इंटरनेशनल प्लान, या फिर आप यहाँ पे आके हमारी तरह, मैंने यूज़ किया था लाइका। तो लाइका सिम कार्ड है मेरे पास, तो उस पर हम एक रिचार्ज कर सकते हैं 20 फ्रैंक्स का, जिससे कि आपका पूरा ईयू में आपका इंटरनेट चलता है। हम स्विट्जरलैंड से गए थे वहाँ पे, तो हमने लाइका में वो रिचार्ज किया था, जिस वजह से आपको डेटा मिल जाता है और आप पूरे ग्रीस की हमारी पूरी ट्रिप में वो डेटा से हम सर्च कर सकते हैं। तो ये तो हो गया सिम कार्ड की बात, क्योंकि इंटरनेट तो बहुत ही ज़रूरी है। आपको कहीं भी जाना है तो आप उससे सर्च कर सकते हैं गूगल में, आपको परफेक्ट उसके डायरेक्शंस वगैरह सब कुछ मिल जाता है। एथेंस एयरपोर्ट पे आपका सिम और ये अगर शॉर्ट हो जाता है तो उसके बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वहाँ पे है मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन से आप मेट्रो पकड़ के जा सकते हैं एथेंस सिटी में। तो एयरपोर्ट जो है वो सिटी से थोड़ा सा बाहर है, तो इस वजह से आपको लगभग 1 घंटा लगता है सिटी में जाने के लिए, और उसकी मेट्रो की टिकट है 9 यूरोज। एथेंस में 3 मेट्रो लाइंस हैं और उन 3 मेट्रो लाइन से आप पूरी सिटी में कहीं पे भी घूम सकते हैं। मेट्रो पे आगे जाने से पहले मैं तुरंत बता दूं कि अगर फ्लाइट्स आप बुक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली फिर आपको एडवांस में जितना बुक करेंगे उतना आपको चीपर फ्लाइट्स मिलेंगे। तो हम गए थे एगन एयरलाइन से, जो कि ग्रीस की एयरलाइन है। और बाकी अगर आपको फ्लाइट्स बुक करने हैं तो इसके लिए कुछ अच्छी साइट्स है जो हमेशा हम यूज़ करते हैं, वो है skyscanner.com और kayak.com। वो फिर आगे बढ़ते हैं मेट्रो से, जो मैं बता रहा था। तो मेट्रो यूज़ करके आप एथेंस में पूरा घूम सकते हैं। तो एथेंस में हमने प्लान रखा है 1 डे का, जिसमें जो वहाँ के मेन अट्रैक्शन है वो है एक्रोपोलिस और एक्रोपोलिस का म्यूजियम। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, और अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आप अच्छे से टाइम रख सकते हैं और वहाँ पे आप अच्छे से घूम सकते हैं। तो एथेंस में वैसे देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ है नहीं। 2-3 चीज़ें जो है, ये एक्रोपोलिस म्यूजियम है, उसके बाद दूसरा जो उसका मार्केट प्लेस है वो है, और तीसरी जो एक्टिविटी है वो है वहाँ का पार्लियामेंट। तो जो ग्रीस का पार्लियामेंट है एथेंस में वो बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, और उसके सामने का जो एरिया है वो भी बहुत ही सुंदर है। और वहाँ पे एक चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी होती है जो कि हर 1 घंटे बाद होती है, तो आप वो भी अपने इसमें इटिनरी में प्लान कर सकते हैं। तो ये 2-3 एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं। और एक चीज़, तो जो एक्रोपोलिस का जो टाइमिंग है वो
चेंज होते रहता है, मतलब सीजन जब पीक सीजन होता है तो वो सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक के रहता है, बट कुछ अदर सीजन में वो 5 बजे भी बंद हो जाता है। तो आप जाने से पहले उसका टाइमिंग भी चेक कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये एथेंस का 1 डे का प्लान है। और इसके बाद हम मूव करते हैं सेंटोरिनी के लिए। तो सेंटोरिनी जो है वो मतलब ग्रीस ट्रिप का हाईलाइट है और वो सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन भी है। तो सेंटोरिनी में इसलिए हमने रखे हैं 3। एथेंस से सेंटोरिनी जाने के लिए 2 वेज है। तो पहला वे है कि आप फ्लाइट से जाइए, तो 1 घंटे की फ्लाइट होती है जो एथेंस एयरपोर्ट से आपको सेंटोरिनी ले जाएगी। और दूसरा जो वे है वो है बाय वाटर, तो जो क्रूजेस चलती हैं वहाँ पे। तो जो क्रूज का टाइमिंग है वो लगभग 7 से 8 घंटे का होता है, तो थोड़ा लंबा है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस लेना है क्रूज का तो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ इससे फिर आपको ग्रीक के बाकी आइलैंड्स भी क्रॉस होते हैं, जैसे पैरोस, ऐसे आइलैंड्स भी आपको मिलते हैं। बीच में विंड मिल्स का वगैरह बहुत अच्छा व्यू आता है और वो आपको सी में से ले जाता है, तो अच्छा एक्सपीरियंस है वो एक। तो अगर आप वो चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन ले सकते हैं। बट जैसा मैंने बताया तो फ्लाइट 1 घंटे का टाइम लेता है और जो फेरी है वो लेती है टाइमिंग 7 से 8 घंटे का। इसमें एक टिप ये है कि अगर आप फेरी लेना चाहते हैं तो फेरीज जो है वो निकलती है पिरायोस पोर्ट से, तो और वो सुबह सुबह निकलती है। तो इसलिए फिर आप जो अपना अकोमोडेशन देखेंगे तो ये पॉइंट मैं अकोमोडेशन के सेक्शन में बताऊंगा ही, बट फिर भी यहाँ मैं मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सुबह ही जो फेरी निकलती है तो आप ट्राई करें कि आप जो होटल लेने वाले हैं एथेंस में वो आप पोर्ट के पास लें। तो हमने भी वैसे ही किया था। और ताकि क्या होगा कि सुबह सुबह फिर आप फेरी वो 7 साढ़े 7 बजे की होती है, तो वो आपको कैच करना फिर इजी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं सेंटोरिनी की। तो सेंटोरिनी में आप या तो एयरपोर्ट पे आएंगे या फिर फेरी से आप फेरी की जो पोर्ट है उस पे आएंगे और वहां से फिर आपको जाना होता है अपने होटल। तो सेंटोरिनी में 2 टाउन्स मेन है। पहला है फीरा जो कि उसका कैपिटल है और दूसरा है ईया। तो ईया बहुत ही सुंदर टाउन है। तो डे 1 हमने प्लान किया है ईया में। तो ईया जो है वहाँ पे ना ब्यूटीफुल वाइट हाउसेज हैं और उनके ब्लू टॉप्स होते हैं। तो ये आपने चलते चलते मूवी या बैंग बैंग मूवी में भी देखा होगा। तो उनकी जो शूटिंग है वो वहीं पे हुई है और बहुत ही खूबसूरत लगता है वो। आप हमारे फोटोज़ हमारे वीडियोस भी देखेंगे ना तो उसमें आपको दिखेगा कि इतने खूबसूरत आते हैं। मतलब वहाँ पे आपको अपनी लाइफ के बेस्ट पिक्चर्स मिलेंगे। तो आप वैसी तैयारी के साथ आइए, तो अपने क्लोथ्स वगैरह आप उस तरह से प्लान कर सकते हैं। ईया में हमने 1 दिन का प्लान किया है जो कि इनफ है वहाँ पे घूमने के लिए। तो दिन में आप वहाँ पे घूम सकते हैं ईया, और पूरा आपको वॉक करके ही घूमना बेटर है क्योंकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाते हैं वहाँ पे। तो थोड़ा चलना तो पड़ेगा ही। और जो पतली लेन्स हैं तो बेबीज के साथ स्ट्रॉलर वगैरह लेके भी आप मतलब चल सकते हैं। बट हाँ, फिर वहाँ पे कहीं बीच में स्टेप्स वगैरह भी आ सकते हैं, तो उतना आपको थोड़ा करना पड़ेगा हैंडल अगर आपके साथ बेबी है और स्ट्रॉलर भी है आपके पास। सेकेंड चीज है वहाँ पे वो है वहाँ का सनसेट। तो जो सनसेट है वो आता है अमौदी बे, ये वहाँ का एक एरिया है ईया का जो कि जो सदर्न पार्ट में है। वहाँ से बेस्ट व्यू आता है सनसेट का। तो इस तरह से आपका फर्स्ट डे ईया में बहुत ही अच्छा स्पेंड हो जाएगा। तो दिन में आप देखेंगे वहाँ के जो हाउसेज और वहाँ की जो लोकेशंस है इंस्टाग्रामेबल लोकेशंस, तो वो सब आप कवर कर सकते हैं। वहाँ से आपको काल्डेरा का भी व्यू आता है और इवनिंग में आपको देखना है वहाँ का सनसेट। तो ये हो गया डे 1। और इसके बाद हम चलते हैं हमारे डे 2 और डे 3 में। तो ये जो 2 दिन है ये फीरा टाउन से रिलेटेड है। तो फीरा टाउन वहाँ का जो कैपिटल है तो वो एक हैपनिंग प्लेस है या फिर पार्टी प्लेस बोल सकते हैं। तो ईया जो है वो रिलेटिवली थोड़ा क्वाइटर है। फीरा का जो डे 1 है इसमें हमने प्लान किए हैं बीचेस। तो सेंटोरिनी में 2 बीचेस हैं। पहला है रेड बीच और दूसरा है वाइट बीच। उन बीचेस पे जाने के लिए आप फीरा से शुरुआत कर सकते हैं। तो फीरा में से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस भी चलती हैं जो आपको एक्रोतिरी जो ये लोकेशन है वहाँ पे ये 2 बीचेस हैं, तो आप वहाँ पे जा सकते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से। बट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वहाँ का वो मतलब 1 घंटे में एक बस चलती है, तो फ्रीक्वेंसी उसकी इतनी है, मतलब आपको उस हिसाब से प्लान करना पड़ता है। और एक्रोतिरी जाने के लिए फिर आपको टाइम लग सकता है लगभग आधा 1 घंटा, क्योंकि वो 10 से 14 किलोमीटर तक का पड़ता है ये जो दोनों बीच आपको कवर करने हैं। तो पहले आप जा सकते हैं वाइट बीच पे, और वहाँ पे जब आप उतरेंगे बस से या फिर वहाँ पे पार्किंग एरिया है, तो अगर आप बाइक या कार से जा रहे हैं तो वहाँ पे पार्किंग एरिया है प्रॉपर जो कि फ्री है। तो वहाँ पे आप पार्क करके फिर आपको नीचे चलना होता है कुछ 10-15 मिनट। तो वो एक थोड़ा सा मतलब टायरिंग हो सकता है क्योंकि वो प्रॉपर नीचे थोड़ा स्टीप है, तो आपको वॉक करके जाना पड़ता है और फिर बाद में आपको ऊपर भी आना पड़ता है।
तो वो आप मतलब चेकआउट कर सकते हैं थोड़े डिटेल में वीडियोस वगैरह देख के कि आपको कवर करना है या नहीं। तो बीचेस में वहाँ का लेकिन बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वाटर होता है, और ऐसे मतलब टिपिकल बीचेस नहीं है वहाँ के, थोड़े अलग तरह के होते हैं, थोड़े पेबल्स होते हैं, स्टोन्स होते हैं, और सैंड नहीं है। तो अगर आपको एकदम परफेक्ट बीचेस चाहिए तो उसके लिए फिर मिकोनोस आइलैंड है। तो बीचेस करने के बाद इवनिंग में फिर हम फीरा का टाउन घूमेंगे। तो वहाँ पे भी कुछ स्पॉट्स हैं, जैसे 3 बेल्स ऑफ फीरा है, और वहाँ के ग्रीक स्टाइल के चर्चेस हैं, तो ये सब आप घूम सकते हैं। और जो 3 बेल्स ऑफ फीरा है वहाँ से काल्डेरा का बहुत ही अच्छा व्यू आता है, तो वहाँ से भी आप ढेर सारे फोटोज ले सकते हैं वहाँ पे, और बहुत ही खूबसूरत नजर आता है। सेकेंड डे में फीरा में हमने प्लान करा है एक वॉल्केनो एक्टिविटी। तो सैंटोरिनी के पास एक एक्टिव वॉल्केनो है जिसका नाम है काल्डेरा। तो वो एक एक्टिव वॉल्केनो है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे ना फ्यूम्स आते रहते हैं, और एक एक्टिव क्रेटर है वहाँ पे। और वहाँ पे आपको वहाँ पे कुछ सालों पहले लावा निकला था, तो वो वहाँ पे ठंडा हो चुका है अभी, लेकिन वो एक अलग ही रॉक फॉर्मेशन वगैरह वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है और यूनिक है, मैं तो बोलूँगा, क्योंकि हम जब गए थे तो हमें बहुत ही यूनिक और बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और बहुत मज़ा आया था, इसलिए मैं तो ये एक्टिविटी आपको रिकमेंड करूँगा। तो इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। तो ये जो वॉल्केनो एक्टिविटी है ये शुरू होती है ओल्ड पोर्ट से। तो आपको फीरा से ओल्ड पोर्ट जाना पड़ता है, जो कि वहाँ नीचे होता है। तो नीचे जाने के लिए आप या तो बाय वॉक जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं केबल कार से, तो वहाँ केबल कार भी है। तो केबल कार के जो चार्जेस है वो है 6 यूरोज वन वे। तो हमने क्या किया था, हम गए थे वॉक करते हुए नीचे, क्योंकि फिर जब आप वो नीचे जाते हैं तो आपको वहाँ से बहुत ही अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो वो एक बढ़िया वे है। तो आप नीचे जाते वक्त वॉक से जा सकते हैं, और उसके बाद जब आपकी एक्टिविटी हो जाएगी तो ऊपर आप फिर केबल कार से आ सकते हैं। और ये जो वॉल्केनो एक्टिविटी होती है इसकी कॉस्ट होती है 25 यूरोज पर पर्सन। और बाकी इसकी टिकट्स वगैरह जो है वो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे काफ़ी सारे आपको दिख जाएंगे एजेंसीज वगैरह जो ऐसा बुकिंग लेते हैं, या फिर आप डायरेक्टली नीचे जा सकते हैं, और नीचे में भी ऑफिसेज होते हैं, जो ओल्ड पोर्ट है वहाँ से भी आप बुकिंग ले सकते हैं। तो इसके बारे में जो भी मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, इन सब पे हमने एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड व्लॉग्स बनाए हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिए, ताकि आपको अच्छे से आइडिया आ जाए कि यार कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे करना है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। तो ये जो एक्टिविटी है इसको लगते हैं लगभग 4-5 घंटे लगते हैं। बट एक चीज़, तो ये जो है बहुत ही टायरिंग एक्टिविटी है, क्योंकि वॉल्केनो में आप घूमते वक्त आपको थोड़ा चढ़ाई वगैरह भी करनी पड़ती है। तो बच्चे भी वो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ थोड़ा टायरिंग हो सकता है। और जो ये वॉल्केनो का विजिट होता है उसके बाद में ना वहाँ पे वो जो बोट है वो ले जाती है आपको हॉट स्प्रिंग्स के पास। तो वहाँ पे आप स्विम वगैरह कर सकते हैं, और वो बहुत ही खूबसूरत होता है। पूरा जो वाटर है वो ब्लू ग्रीन वाटर, और उसमें आप स्विम भी कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप स्विम करना चाहते हैं तो बेटर है कि आप पहले से अपने साथ में क्लोथ्स का एक्स्ट्रा पेयर और टॉवेल्स वगैरह ये सब भी रख सकते हैं। और हाँ, एक और चीज़, आपको साथ में पानी भी लेके चलना है, क्योंकि बाद में वहाँ पे फिर आपको थक जाएंगे तो पानी तो लगेगा ही। वो जो बोट है वहाँ पे मिलता है, ड्रिंक्स वगैरह ये सब आपको वहाँ पे मिलता है, तो आप खरीद सकते हैं वहाँ से। बट बेटर है कि पहले से भी आप अपने पास अपना पानी लेके चलिए साथ में। तो ये एक वॉल्केनो एक्टिविटी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। बट इसका एक और ऑप्शन है, वो होता है एक यहाँ पे प्राइवेट बोट टूर्स भी चलते हैं, जो कि एक फुल डे का पैकेज होता है, जिसमें वो प्राइवेट सेमी प्राइवेट बोट होती है, और उसकी कॉस्ट होती है 110 फ्रैंक्स। और वो जो बोट है वो फिर आपको सुबह से वो शुरू हो जाती है, वो आपको रेड बीच, वाइट बीच, सारे बीचेस में थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करके, इट्स लाइक अ हॉप एंड हॉप ऑफ बोल सकते हैं। जो हॉप एंड हॉप ऑफ बस होती है ना, वो उस तरह से वो बोट होती है, और वो आपको ये अलग अलग स्पॉट्स पे ले जाती है, और वहाँ पे कुछ टाइम रुकती है ताकि आप फिर बोट से उतर सके, वहाँ टाइम स्पेंड कर सके, और वापस बोट में बैठ जाए, एंड इट विल टेक यू टू द नेक्स्ट लोकेशन। तो इस तरह से वो जो टूर होता है वो बीचेस कवर करता है, फिर वॉल्केनो भी कवर करता है, और शाम में वो पहुंचता है जो अमौदी बे जो मैंने बताया था ईया में है, वहाँ पे पहुंचता है, और वहाँ से फिर आपको सनसेट का व्यू आता है। तो वो वहाँ पे बोट पार्क हो जाती है, और फिर आप सनसेट एंजॉय कर सकते हो, और वहाँ पे फिर वो एंड हो जाता है। तो वो जो टूर है वो 110 फ्रैंक्स का है। बट हम तो सजेस्ट करेंगे कि जो हमने एक्टिविटी करी थी वॉल्केनो की वही बेस्ट थी, तो वो आप एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। तो और इसके बाद में आप तो थक जाएंगे काफ़ी, तो आप चाहे तो फिर बाद में जाके होटल पे थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, शाम हो ही जाएगी वैसे। और या तो फिर आप फीरा टाउन में आके वहाँ की नाइट लाइफ वगैरह ये सब
एंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा डे 2 फिरा का ख़त्म हो जाएगा। तो सेंटोरिनी के यहाँ पे ख़त्म होते हैं 3 दिन। तो हमारा फर्स्ट डे हमने किया था स्पेंड एथेंस में, और उसके बाद सेंटोरिनी में हमने स्पेंड किए थे ये 3 दिन, ईया में 1 दिन और फिरा के ये 2 दिन। तो इसके बाद अब चलने वाले हैं हम मिकोनोस। तो मिकोनोस एक थर्ड आइलैंड है। तो सेंटोरिनी में जो लास्ट डे है उसी में इवनिंग में आप ट्रैवल कर सकते हैं मिकोनोस के लिए। तो मिकोनोस जाने के लिए बाय फेरी 2 से 2.5 घंटा लगता है। और मिकोनोस वैसे एक पूरी तरह से पार्टी प्लेस है, बोल सकते हैं कि वो कि एक हाईफाई गोवा जैसा है। तो बेसिकली वहाँ पे वाइट सैंड बीचेस है, बहुत ही लेविश होटल्स, रिसोर्ट्स, ये सब है वहाँ पे। और फुल वहाँ पे नाइट लाइफ वहाँ की बहुत ज़ोरदार है, रात भर वहाँ पे पार्टीज चलती रहती है। तो वो एक पार्टी प्लेस है। तो आप चाहते हैं तो वैसे मिकोनोस फिर स्किप भी कर सकते हैं, बट ये प्लान में हमने रखा है क्योंकि वो एक पॉपुलर आइलैंड है ग्रीस का। तो इसलिए हमने प्लान में ये रखा है, और वहाँ पे हम बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पे है। तो चलिए फिर मिकोनोस के बारे में बात करते हैं। तो मिकोनोस जो है वहाँ पे बीचेस हैं, मेनी टाइप्स ऑफ बीचेस हैं वहाँ पे। मिकोनोस में जो पहला बीच हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है प्लेटिस गेलोस बीच। तो ये बीच वहाँ पे बहुत ही सुंदर, वहाँ का वाइट सैंड बीच है, और बीच पे होटल्स है बहुत सारे, और उसी के साथ में वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी है। तो सर्फिंग वगैरह ये सारे जो वाटर स्पोर्ट्स, अगर आप कोई इंटरेस्ट, तो प्लेटिस गेलोस ये जो बीच है इस पे आपको वो एक्टिविटीज मिल जाएंगी करने के लिए। और जो दूसरा बीच है वो है पैराडाइज बीच। तो पैराडाइज बीच फेमस है पार्टीज, बीच पार्टीज के लिए। तो अगर आप वो भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं कि यहाँ की कैसी पार्टीज होती है, और जो कि रात भर चलती है, मतलब दिन में वहाँ पे क्वाइट होता है सब, और उसके बाद जैसे ही अंधेरा होता है तो फिर वहाँ पे पार्टी शुरू हो जाती है, और जो कि सुबह तक फिर चलती है। तो ये सब वहाँ पे मिकोनोस आइलैंड पे है। और उसी के साथ जो बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे वहाँ के हाउसेज वगैरह, वो तो काफ़ी हद तक सेंटोरिनी जैसे ही है, मतलब सेंटोरिनी तो बेटर वर्जन है उसका। तो इसलिए फिर हम वो रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि भाई बाकी चीज़ें आप देखें। इसी के साथ फिर मिकोनोस भी हमारा कवर हो जाएगा। तो वहाँ पे आप 1 या 2 डेज प्लान कर सकते हैं। हमने वहाँ पे 2 दिन का प्लान सजेस्ट किया है, बट ऑब्वियसली आप अपने हिसाब से फिर उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये पूरा ग्रीस का ट्रिप रखा है। ये भी कर सकते हैं कि एथेंस भी आप ड्रॉप कर सकते हैं, मिकोनोस भी ड्रॉप कर सकते हैं, सिर्फ आप सेंटोरिनी पे भी फोकस कर सकते हैं जैसा हमने हमारे ट्रिप में किया था। ये है तो आप वो हमारी सीरीज ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी और आइडिया भी आएगा कि यार कौन सी चीज़ें कैसी है, वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें भी मिलेंगी। इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो एथेंस में मैंने बताया कि वहाँ पे ना मेट्रो जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा है। तो मेट्रो से आप सारी जगह पे घूम सकते हैं। आप एयरपोर्ट से अपने होटल जा सकते हैं, उसके बाद जो एक्रोपोलिस म्यूजियम है वहाँ भी जाने के लिए, हर जगह जाने के लिए आप मेट्रो ले सकते हैं। और वो कैसे यूज़ करना है वो भी हमने हमारे वीडियो में बताया है। तो मेट्रो की टिकट्स मिलती है, 1 वे टिकट वहाँ पे 1.30 यूरो की होती है, और आप टिकट बंच में भी खरीद सकते हैं। तो वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, जैसे 5 टिकट्स आपने ले ली या 10 टिकट्स आपने ले ली तो वो आपको चिपर पड़ेगा, और पूरा दिन फिर आप वहाँ पे घूम सकते हैं। तो एथेंस के लिए वो बेस्ट है। ऑब्वियसली दूसरा वे है कि आप फिर टैक्सी भी बुक कर सकते हैं, लेकिन वो फिर थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो हम तो रिकमेंड करेंगे कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से घूम सकते हैं, मतलब क्योंकि वहाँ पे अच्छा है मेट्रो वगैरह, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद जो क्रूज जो फेरी होगी, अगर आप उससे जा रहे हैं तो साथ में आप थोड़ा अपना फूड भी पहले से ही लेके जा सकते हैं वहाँ पे, ताकि आपके पास कुछ रहे खाने पीने के लिए। बाकी वहाँ पे क्रूज पे भी है वैसे रेस्टोरेंट्स वगैरह ये सब। अब इसके बाद बात करते हैं सेंटोरिनी के ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो सेंटोरिनी में भी 3 वेज हैं जिसमें आप पूरा सेंटोरिनी घूम सकते हैं। तो पहला है आप अपना रेंट कर सकते हैं, बाइक्स रेंट कर सकते हैं, कार रेंट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि सेंटोरिनी में चीज़ें थोड़ी सी स्कैटर्ड है। तो या तो फिर आपको चलना काफ़ी पड़ेगा, इसलिए फिर बेटर है कि आप बाइक या कार एक रेंट कर ले, और इसके लिए फिर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है। तो और दूसरा ऑप्शन है फिर आप एक प्राइवेट टैक्सी भी बुक कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे कैब्स वगैरह ये सब सर्विसेज चलती है। तो उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। कुछ कॉन्टैक्ट्स है, हमने भी बीच बीच में टैक्सी यूज़ करी थी, तो उससे के नंबर्स कॉन्टैक्ट्स में दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और तीसरा ऑप्शन है वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। तो सेंटोरिनी में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, बसेस चलती हैं वहाँ पे, और फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है, मतलब एज कम्पेयर टू अदर यूरोपियन कंट्रीज। तो हर 1 घंटे बाद एक बस चलती है, बट अच्छी है, मतलब बसेस एयर कंडीशनड होती है, और
क्लीन होती है, प्रॉपर है, और आप टिकट्स वहाँ पे होती है 2 यूरो की। तो फीरा मेन कैपिटल है जैसे मैंने बताया, तो वहाँ से हर लोकेशन के लिए बसेस जाती है। तो आप वैसे तो सेंटोरिनी में फिर पूरी जगह आप ईया भी जा सकते हैं, आप बाकी एक्रोतिरी जो मैंने बताया जहाँ बीचेस है वहाँ भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, और आपको लगेगी टिकट 2 यूरोस की, और वो आपको बस में चढ़ के आप ड्राइवर से ले सकते हैं। और सेम अप्लीकेबल होता है मिकोनोस में भी। तो मिकोनोस में भी उनकी बसेस चलती है और वहाँ पे भी इसी तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, हर एक घंटे बाद बस चलती है वहाँ पे। और मिकोनोस तो वैसे काफ़ी छोटा आइलैंड है एज कम्पेयर टू सेंटोरिनी, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आप घूम सकते हैं। और अब बात करते हैं अकोमोडेशन के बारे में। तो एथेंस में आपका अकोमोडेशन उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि फिर आप बस ये देखिए कि आप कोई एक मेट्रो स्टेशन के पास हो, क्योंकि फिर आप कहाँ पे मेट्रो से फिर आप कहीं पे भी जा सकते हैं, तो इतना मैटर नहीं करेगा। तो एथेंस में आई वुड सजेस्ट कि आप पिराविस पोर्ट के पास रहे, अगर आप फेरी से जा रहे हैं तो हम जहाँ पे रहे थे उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसके लिए आप बुकिंग कर सकते हैं booking.com से, या फिर आप अपार्टमेंट ले सकते हैं एयरबीएनबी से, वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो अब बात करते हैं सेंटोरिनी के अकोमोडेशन के बारे में। तो सेंटोरिनी में हम 3 दिन रहने वाले हैं, और वहाँ पे 2 मेन लोकेशन है, फीरा और ईया। तो आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सी लोकेशन पे रहना है। तो ईया जो है, ईया एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और वहाँ पे ना उसके सराउंडिंग्स में आपको वो जो वाइट ब्लू हाउसेस दिखेंगे, तो वो एक थोड़ी सी पॉपुलर और थोड़ी एक्सपेंसिव लोकेशन है इस वजह से। और वहाँ से आपको सनसेट का भी व्यू आता है और साथ में कैल्डेरा का भी आपको व्यू आता है, तो इसलिए फिर अगर आप वहाँ पे होटल चूज़ करेंगे तो वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ सकता है। और दूसरा जो ऑप्शन है वो है फीरा। तो फीरा में अगर आप रहेंगे तो वहाँ पे भी कैल्डेरा का व्यू आता है, तो आप एक तो वो ले सकते हैं, या फिर आप टाउन के साइड में होटल ले सकते हैं जो कि थोड़े फिर कम चीपर रहेंगे। तो हमने जो लोकेशन पे होटल्स लिए थे उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वो चूज़ कर सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप फीरा में रहे पूरे 3 दिन, और क्योंकि फीरा से ही सारी बसेस निकलती है, राइट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अगर आप यूज़ करने वाले हैं तो उस व्यू से भी आपको सोचना पड़ेगा, राइट। तो आप फीरा का जो मेन स्टेशन है आप वहाँ पे ले सकते हैं, और फिर आप वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं बाकी सारी जगहों पर, जैसे बीचेस पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, या फिर आप ईया की 1 डे की ट्रिप भी कर सकते हैं, ईया घूम के आएंगे। या फिर हमारी तरह कर सकते हैं। हमने क्या किया था, हमने एक दिन हमने ईया में रखा था, जहाँ पे हमारा होटल था अमाउडी बे पे, जो कि वहाँ का एक पॉपुलर लोकेशन है। वहाँ से क्लियर सनसेट व्यू आ रहा था, तो वहाँ पे हमने एक दिन स्पेंड किया था, और उसके बाद हम आगे के दिनों के लिए हम आए थे फीरा। तो फीरा में हमारा दूसरा होटल था। और अगर आप एकदम बजट फ्रेंडली चाहते हैं तो ऐसी भी कुछ लोकेशंस हैं, जैसे एक्रोतिरी ये जो है टाउन, वहाँ पे भी आपको थोड़े कम रेट में मिल जाएंगे हाउसिंग, और उसी के साथ कमारी साइड जो है सेंटोरिनी में, तो कमारी साइड पे भी आपको कम बजट में मिल जाएंगे। अब बात कर लेते हैं वीज़ा के बारे में। तो ग्रीस जो है वो तो ईयू में आता है, इस वजह से यहाँ पे फिर शेंजेन वीज़ा ही चलता है, जो कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज के लिए भी लगता है। तो शेंजेन वीज़ा लगाने के लिए आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसकी फ़ीस होती है लगभग 7,000 to 8,000। अगर आप चाहते हैं कि आपको वो प्रोसेस भी देखनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम शेंजेन वीज़ा की प्रोसेस के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वो भी आप खुद से कर सकते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी एजेंट की। मैंने खुद से किया है, मैंने मेरे पेरेंट्स, मेरे घर वालों के लिए भी किया था। तो अब बात कर लेते हैं कुछ अदर टिप्स के बारे में। तो ग्रीस जाने के लिए बेस्ट जो टाइम होता है वो होता है मतलब जो पीक सीज़न होता है वहाँ का, वो होता है जून, जुलाई, अगस्त। लेकिन पीक सीज़न के साथ साथ वहाँ पे बहुत गर्मी होती है, और मतलब वहाँ पे 30 डिग्री टेम्परेचर भी ऐसा लगता है कि मानो मतलब 40-50 डिग्री का टेम्परेचर हो, इतना वहाँ पे हॉट होता है। तो इसलिए ये तो पीक सीज़न है। और उसके बाद में थोड़ा एक मिड पीक सीज़न होता है, वो अप्रैल से शुरू होता है, अप्रैल, मई और बाद में अक्टूबर। तो आई वुड सजेस्ट कि आप फिर वो महीने आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें गर्मी भी थोड़ी कम होती है और थोड़ा क्राउड भी आपको कम मिलेगा, तो आप अच्छे से चीज़ें एंजॉय कर पाएंगे। या तो फिर अगर आप पीक सीज़न में गए तो आपको एक एक फ़ोटो लेने के लिए लाइन में लगना पड़ेगा, इतनी वहाँ भीड़ होती है। तो ये तो टाइम की बात हो गई। और इसके बाद बात करें लैंग्वेज, तो वहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज से काम चल जाता है, सारे लोग इंग्लिश में बात करते हैं, तो ईजी हो जाता है। और साथ ही जो कैश की बात करें तो
वहाँ पे यूरो करेंसी चलती है, तो आप अपने साथ में कार्ड्स वैसे काफ़ी जगह पे चल जाते हैं, लेकिन आप कार्ड्स के साथ साथ फिर कैश भी अपने साथ में रखिए। और जो भी एक्टिविटीज़ है, जो भी हमने कवर किया है, उसकी कितना खर्चा आता है ये तो इन्फॉर्मेशन मैंने मेंशन करी ही है। तो बट ऑब्वियसली ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है, राइट, आपको कितना खर्चा आएगा वगैरह, तो आप अपने हिसाब से उसको प्लान कर सकते हैं कि आपको कितनी कैश वहाँ पे कैरी करनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वहाँ पे फूड के बारे में। ग्रीस मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, प्रॉपर बहुत फेमस है, तो वहाँ पे आपको हर तरह के कुजीन मिल जाएंगे, खास करके सेंटोरिनी में। तो वहाँ पे आपको इंडियन कुजीन के भी रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, हालांकि उतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है बहुत, बट वहाँ पे है इंडियन होटल्स, जयपुर पैलेस करके एक होटल है, और उसी के साथ साथ वहाँ पे एशियन होटल्स भी है। तो हम एक होटल में गए थे, एशियन क्लब, वहाँ का जो एशियन फूड है जैसे चाइनीज़ फूड, वो बहुत ही अच्छा था, तो वो भी हमें वहाँ पसंद आया, तो आप भी वो ट्राई कर सकते हैं। और डिटेल्स के लिए आप हमारा ब्लॉग चेक ज़रूर करिए। और वहाँ पे हमने फ्रोज़न योगर्ट भी खाया था, तो ग्रीक योगर्ट कितना फेमस है ये आपको तो पता ही होगा, तो वो भी आप ज़रूर वहाँ पे टेस्ट कीजिए। तो वहाँ पे फ्रोज़न योगर्ट की काफ़ी सारी वेराइटीज़ मिलती है, तो दैट्स डेफिनेटली वर्थ टेस्टिंग। और साथ ही ग्रीक फूड, तो अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वहाँ पे ग्रीक स्टाइल का आपको चिकन वगैरह भी मिल जाएगा, तो ग्रीक डिशेस भी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। वहाँ पे पीता ब्रेड और फला, अगर आप वेज खाते हैं तो वहाँ पे फलाफल के ऑप्शंस होते हैं, तो पीता ब्रेड में रोल बना के ऐसे काफ़ी सारे मतलब ऑप्शंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो ग्रीक फूड भी आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। उम्मीद है कि मैंने सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे क्लियर कर दिए हैं, बट अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, कुछ हमसे छूट गया है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम वो भी कवर करने की कोशिश करेंगे हमारे अगले वीडियो में। हमारी ट्रैवल सीरीज़, ग्रीस की ट्रैवल सीरीज़ जो हमने बनाई है वो ज़रूर देखिए, उससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। और अगर आप प्लान नहीं भी कर रहे हैं तो भी आप घर बैठे पूरा ग्रीस एंजॉय कर सकते हैं हमारे वीडियोज़ देख के। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए। तो मिलते हैं फिर हमारे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।